फ्रेंड्स, मैं वापस आपके सामने आया हूं एक नया सब्जेक्ट लेके जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए, किसी भी नेशन के लिए। और वो सब्जेक्ट है राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन पहले हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया गया है। और कितने सालों बाद, कैन यू गेस इट? 34 ईयर्स, 3.5 दशक बाद इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया है। और एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज आया है जिसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे आपको। लेकिन उससे पहले कुछ समझते हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ये इतना बड़ा चेंज, जिसको हम इतना बड़ा चेंज कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले रीजन तो हम ये समझते हैं कि इतना वक्त क्यों लग गया एजुकेशन सिस्टम को चेंज होने में, और ये पहले कब हुआ था। देखिए, सबसे पहले जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था वो आप कह सकते हो अंग्रेजों के ज़माने में चलता आ रहा था। फिर एक कमीशन बनी, कोठारी कमीशन। उस कमीशन ने जो है 1964 से 66 तक अपनी रिपोर्ट बना के दी। वो रिपोर्ट बनाने के बाद उस कोठारी कमीशन ने ये बोला, उसको हमने लागू भी किया 68 में, खैर। लेकिन उसने ये भी बोला कि आप अपने जीडीपी के 6% तक जो है वो आप लेके आइए, अपने एजुकेशन सिस्टम पे खर्च कीजिए पूरे टोटल जीडीपी का। बट वो आज तक नहीं हो पाया है। उसके लिए मेरे पास बहुत अमेजिंग फैक्ट्स तो नहीं कह सकता हूँ, बट सरप्राइजिंग फैक्ट्स हैं। आप ये समझिए कि इंडिया, जो कि 137 करोड़ जनता है और अच्छी खासी जीडीपी है, वो सिर्फ अपने एजुकेशन पे 2.7% ही खर्च करता है। उसी तरीके से यूएस, अगर हम बात करें, ठीक है, वो डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, बट आपको पता है सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे कौन खर्च करता है? आप गैस कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि वो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है जिसका नाम भूटान है। 7.5% ऑफ इट्स जीडीपी स्पेंड ओवर एजुकेशन। आई थिंक कुडोस फॉर दैट, वी शुड क्लैप ऑन दिस। कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने ये रिकॉर्ड को पढ़ा, इस स्टैटिस्टिक्स को देखा, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। दूसरी बात, आप केन्या जैसे देश की बात करें और बहुत सारे ऐसे देश की बात करें जो बहुत ही छोटे हैं, वो भी 5% जीडीपी पे आ जाते हैं। लेकिन हम 2.7%, रियली? इसीलिए हालत है आज के वक्त में हम लोगों के। बहुत मतलब आप कह सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू गो इन एनी स्कूल्स। इवन प्राथमिक विद्यालय में नहीं जा पाते हैं। और हम बात करते हैं कि 2022-25 तक घर दे देंगे या ये कर लेंगे, लेकिन आप सोचिए कि राइट टू एजुकेशन ही नहीं हो पाई। जबकि सरकार, मैं ये भी कहूँगा कि ये करंट सरकार बहुत कोशिश कर रही है, बट बहुत ज़्यादा गैप और बहुत ज़्यादा सफ़र अभी भी तय करना बाकी है। तो चलिए समझते हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम में क्या हुआ ऐसा कि एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। ऑल्दो इसमें भी कुछ फ्लॉज हो सकते हैं या होंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल समझते हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम में है क्या। तो देखिए, नॉर्मली हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है? हमारा जो सिस्टम है उसमें नर्सरी होता है 1 2 3 4 ऐसे करके 10 एंड देन 10+2। बट इसको डिवाइड कर दिया है। इसको कैसे डिवाइड करा है? इसको डिवाइड करा है 5 3 3 एंड 4। तो 5 साल, 3 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड किया। अब इसको कैसे, इस डिवीजन का भी कुछ पैरामीटर्स होगा, बिल्कुल है इस पैरामीटर्स। तो उस पैरामीटर्स के लिए बात करते हैं तो फाउंडेशन कोर्स के बारे में बात करते हैं। फाउंडेशन कोर्स क्या है? फाउंडेशन कोर्स सिंपल, हमने जैसे अभी जो हमारा सिस्टम है जिसमें नर्सरी होते हैं, उसके बाद एलकेजी है, उसके बाद यूकेजी है, लोअर केजी, अपर केजी जैसे हो गया, उसके बाद क्लास 1 और फिर क्लास 2। तो ये 5 साल का कोर्स है। उसको 5 साल को इन्होंने कंसोलिडेट कर दिया, बोला कि इसको फाउंडेशन कोर्स कहेंगे। क्यों फाउंडेशन कोर्स कहेंगे? क्योंकि ये एक एलिमेंट्री स्टार्ट होता है, जिस एलिमेंट्री स्टार्ट में बच्चा जो है बिल्कुल बिगनर होता है, फिर वहाँ से वो धीरे 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 अपना आगे की तरफ उसका एक फाउंडेशन बनता है। तो इसके लिए सरकार ने एक अप्रोच रखा है कि भाई हम खेल खेल में पढ़ाई कराएंगे, खेल खेल में समझाएंगे। क्योंकि ये जो छोटा बच्चा आता है उसको क्लास में कैद कर लेना अचानक से, उसका बचपना छीन लेना, प्रेशर डालना, किताब लेके जाना और बैग्स लेके जाना, उसके जगह इन्होंने ये सोचा है कि उसको एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाएंगे। एक्टिविटीज़ बताएंगे कि किस तरीके से एक्टिविटीज़ में ही खेल खेल में सिखाएंगे। क्लासरूम के जगह पे उसको आप कह सकते हो कि हर तरह की एक्टिविटीज़, रिलेटेड एक्टिविटीज़ करा करा के उसको एक तरह से ट्रेंड बनाएंगे। मानसिक विकास पे ज़्यादा जोर दिया गया है और उसमें एक्सपोजर लेवल को बढ़ाया गया इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, मानसिक विकास हो गया, उस तरीके का एक थॉट लेके आए हैं। उसी तरीके से फिर आगे की तरफ जाएंगे तो जब फाउंडेशन कोर्स पूरा हो जाता है तो इसमें भी 2 तरह का एज ग्रुप बनाया गया है। तो पहला जो एज ग्रुप है
वो आपका 3 से 6 साल तक का है, जो आपका आता है नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी तक का, ठीक है। उसके बाद फिर आपका फर्स्ट एंड सेकेंड है, तो 6 से 8 साल तक का एज ग्रुप है। तो ये आपका फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स के बाद हम आते हैं प्रिपरेटरी कोर्स पे, कि भाई प्रिपरेटरी कोर्स क्या है। प्रिपरेटरी कोर्स जो है टेक्निकली 8 साल से 11 साल के बीच में किया जाएगा। इसमें जो बच्चा है वो आपका 3 to 5 का है। अब 3 to 5 में क्या करेंगे हम, इसमें क्लासरूम भी है, एक्टिविटी भी है, क्लासरूम भी रहेगा, और इसमें थोड़ा थोड़ा सब आगे आने वाले जो आगे कोर्सेज है उनके बारे में हल्का फुल्का बताया जाएगा, समझाया जाएगा। बट उसको भी बाहर में एक्टिविटी के थ्रू बताया जाएगा, बहुत तरीके की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देके बताया जाएगा, मतलब चीज़ों को इंटरैक्टिव बनाया जाएगा, इंटरैक्टिव लर्निंग बताई जाएगी कि किस तरीके से करना है। इससे बच्चा जो है वो ज़्यादा समझ पाएगा, रट्टे की जगह उसको ये समझ में आएगा कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक क्या है। तो एक थॉट ऐसा डालने की कोशिश की है कि बच्चा जो है लॉजिकल बने, एनालिटिकल बने। तो ये शुरुआत में ही कर रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड कोर्स आता है आपका, वो आता है मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स में क्या है, नॉर्मली जो आपका मिडिल कोर्स है वो ये आपका 5 से 8 के एज ग्रुप में, सॉरी 5 से आपका 8th क्लास तक के लिए आएगा। इसमें क्या होगा, ये बहुत ही मज़ेदार है। एक्चुअली मैं भी मिस करूंगा, और मेरे ख्याल से जो भी लोग अब स्कूल से निकल चुके हैं, कॉलेज से निकल चुके हैं, वो ज़रूर मिस करेंगे। इस तरह का जो नया आया हुआ है कोर्सेज, उसको सोच के मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। और देखिए इसमें कितनी बेहतरीन चीज़ है, बेस्ट चीज़ है। ये क्लास में आपको कंप्यूटर कोडिंग सिखाएंगे। सारे कोर्सेज की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, जो आपके नॉर्मल सिलेबस के कोर्सेज हैं उनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी जैसे होती है। और इसमें आपको कोडिंग सिखाएंगे, आपको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। यस, आपको कहा जाएगा कि आप कोई भी वोकेशनल कोर्स कर लीजिए, 10 दिन की इंटर्नशिप कर लीजिए, एक प्लम्बर के पास चले जाइए, एक इलेक्ट्रीशियन के पास चले जाइए, कोई इशू नहीं है। बस 10 दिन का एक कोर्स कर इंटर्नशिप करके आइए। उसके बाद कंप्यूटर कोडिंग सिखाएंगे, बहुत तरह की और चीज़ें सिखाएंगे। इससे क्या होगा, आपका फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्सपोजर लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, थॉट प्रोसेस, लॉजिकल, एनालिटिकल, वो जो पहले से बनाया हुआ था उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसको और बाहर जाके फील्ड में बच्चों को और अच्छा लगेगा। इससे एक चीज़ और होगी, रेस्पेक्ट। जो छोटे काम हो या बड़े काम हो, उसके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ भी वो समझेंगे। कि अगर एक इलेक्ट्रिशियन जो घर में आके बस पंखा बना देता है, जब आप उसके पास इंटर्नशिप करोगे, जब उसके पास आप जाके बैठोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। और कल को आपके लिए ना एक थॉट, उसके लिए इक्वालिटी की थॉट आएगी। जो कभी कभार इलेक्ट्रिशियन ही तो है, प्लम्बर ही तो है, बट आप बाहर के देशों में, अमेरिका में जाओगे तो बच्चों से पूछा जाता है आप क्या बनना चाहते हो, प्लम्बर बनना चाहते हो। उसमें उनको कोई गुरेज या बुराई नहीं लगती है, बिकॉज वो हर काम को इक्वल ट्रीट करते हैं। तो इसी तरह का यहाँ भी सोच पैदा करने की कोशिश की गई है। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा सोच के। तो अभी तक हमने जो समझा वो था फाउंडेशन कोर्स, फिर था प्रिपरेटरी कोर्स, और तीसरा जो था वो था मिडिल कोर्स। अब आते हैं चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पे, जो ये फिर से आपका जो है 9 से 12 तक 4 साल का रहेगा। अब इसमें क्या है, इसमें ये जब हम 9th में जाएंगे तो 9 से लेकर 12 तक का जो कोर्स रहेगा, इस कोर्स के अंदर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो रहेगा कि आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो किसी स्ट्रीम के लिए। अगर आपने साइंस लिया है तो आप आर्ट्स पढ़ सकते हो, आपने मैथ्स लिया है तो आप कॉमर्स पढ़ सकते हो, आपने कॉमर्स लिया है तो आप आर्ट्स पढ़ सकते हो। यस, अब आपको ऐसी किसी भी तरह की दुविधा में रहने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, अभी एक पूल ऑफ सब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे, बहुत सारे। अभी तो खैर आया है, तो धीरे धीरे और चीज़ें भी बताएगी, क्लैरिफिकेशन आती रहेगी। तो एक अभी जो बताया है वो पूल ऑफ सब्जेक्ट्स बनाएंगे। पूल ऑफ सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलरली कुछ सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जो कि क्रॉस फंक्शनल होंगे, और आप उसको चूज कर सकते हो और उसको भी आप पढ़ सकते हो एक साथ। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है, बोर्ड एग्जाम्स जो होंगे वो दो होंगे। एक होगा जो आपका ऑब्जेक्टिव बेस पे होगा, और जो दूसरा होगा वो आपका, आप एक तरीके से कह सकते हो कि सब्जेक्टिव की जगह एक वर्ड यूज किया है, उस वर्ड को हम बोल सकते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे होगा आपका रिपोर्ट कार्ड, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड होगा। आप अगर पियानो अच्छा बजाते हो, या आप तबला अच्छा बजाते हो, या आप अच्छा डांस करते हो, या मतलब जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप करते हो वो कंसिडर होंगी, उनके ऊपर भी आपको देखा जाएगा।
और आपको वो भी एक 360 डिग्री व्यू में आप खुद अपने आप को एसेस करोगे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप को कितना मार्क्स देते हो। आपका जो पूरा का पूरा स्कूल है, सॉरी स्कूल नहीं, क्लास है, वो क्लास आपके बारे में क्या सोचता है, टीचर्स क्या सोचते हैं, वो भी आपको एक मार्क्स देंगे। आपका आपका सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट कार्ड उस बेस पे नहीं बनेगा कि आप नंबर कितना लाते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आप स्पोर्ट्स में कैसे हो, या जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर आप करते हो उसमें कैसे हो, आपका इंटरपर्सनल स्किल्स कैसा है, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो आएंगे। और ये सारे क्राइटेरिया को मिला के एक 360 डिग्री आपका रिजल्ट बनेगा, और ये आपका 9, 10th, 11th, 12th तक जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब ये 12th हो जाता है, उसके बाद भी और भी बढ़िया चीज़ है, आपने 12th कर लिया, 12th करने के बाद ऑब्वियसली कई बार होता है कि कोई कैट का एग्जाम देता है, कोई कुछ भी देता है। हम अभी एक नई चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना शुरू हो जाएगा। उसके अंतर्गत आप बहुत सारे कॉलेजेस जो है उसके अंदर में आ जाएंगे, और अगर आपका जो भी ये मार्क्स आता है, वो मार्क्स के बेस पे आप कोई भी कॉलेजेस में जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और चेंजेस आने वाला है, वो है एक क्रेडिट बैंक बनेगा। तो क्रेडिट बैंक में जो भी आप सब, वो जो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, कि क्रेडिट बैंक में क्या होगा कि आपके मार्क्स भी आप अपने बैंक में रख सकते हो। जो भी आपके पॉइंट्स आप बनाओगे, वो पॉइंट्स एक बैंक में, क्रेडिट बैंक में, जैसे एक आप कह सकते हो ना कि हर पढ़ाई के बाद जो भी एग्जाम्स आप देते हो, जो भी देते हो, एक पॉइंट अर्जित करोगे आप, और वो उस बैंक में हमेशा रहेगा, और एक पॉइंट्स हमेशा ऐड होता रहेगा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में, आपकी पढ़ाई की हिस्ट्री में। वो भी एक बहुत ही एक्साइटिंग फीचर है यहाँ पे। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो, तो ग्रेजुएशन में बहुत बार मैंने, मेरे खुद के कई दोस्तों के साथ ये हुआ है, तो ग्रेजुएशन में आप जाते हो तो ग्रेजुएशन में एक चीज़ ये होती है कि कई बार किसी की पढ़ाई छूट जाती है, कोई स्ट्रीम छूट जाता है, नहीं कर पाता है। इसका यहाँ पे बड़ा अच्छा ख्याल रखा गया है। सपोज करो कि आपने 3 साल का एक कोर्स करा, मतलब किसी वजह से आप 1 साल बाद ही आपको छोड़ना पड़ गया, तो आपका साल बर्बाद हो जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। पहला साल आपने कर लिया, आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। दूसरा साल आपने कर लिया, डिप्लोमा के बाद आपको एक पहला साल आपने कर लिया, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा साल अगर आपने कर लिया, आपको डिप्लोमा मिलेगा। तीसरा साल अगर आपने पूरा कर लिया, तो आपको डिग्री मिलेगी। और अगर आपने चौथा साल भी कर लिया, तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो रिसर्च की मिलेगी। तो इस तरीके से करके रखा हुआ है, और इसमें भी आपको बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। सब में पॉइंट्स आपका बनता रहेगा। तो इस तरह का बहुत ही बेहतरीन मतलब अगर इसका एक साइड देखा जाए, तो बहुत ही बेहतरीन एक नया सिस्टम लेके आया, रेवोल्यूशनरी है, बाहर की यूरोपियन कंट्रीज की तरह है। आई रियली होप कि इसके ऊपर अमल हो सके जल्दी से जल्दी, ताकि चीज़ें जो हैं, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, वो और अच्छे से तरक्की कर सके, हमारा देश का भविष्य और उज्जवल हो सके। अच्छा, टीचर्स के लिए भी इसमें बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल के लिए एजुकेशन सिस्टम के लिए ये बेसिक चीज़ें हैं जो आई हैं और जो कि लागू होंगी। और इम्पॉर्टेंट बात जो इस एजुकेशन सिस्टम में नई पॉलिसी में आई है, वो है कि अगर आपने सपोज करो 12th में एग्जाम दिया और आपके मार्क्स कम आ गए, और आपको किसी अच्छे, जो आप कॉलेज चाहते थे उसके कट ऑफ में आपका हो नहीं पाया, तो इसके लिए जो हमने कॉमन एंट्रेंस के एग्जाम की बात की थी, अगर उसमें आपका स्कोर अच्छा आया, तो इसका स्कोर और उसका स्कोर ऐड करके आपको बहुत आराम से एडमिशन मिल सकता है। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ जो एक्चुअली फाउंडेशन कोर्स के आसपास की थी, जो स्किप हो गई थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5th क्लास तक आप अपने लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हो। बट मुझे एक चीज़ इसमें चुभी, जो आई होप कि सरकार अब आगे जाएगी तो उसका क्लैरिफिकेशन देगी, कि आप ये बताओ, सपोज करो कि एक बंदा है जो गुजरात में रहता है और उसने गुजराती में ही पढ़ाई करी है, तो शायद वो जब तमिलनाडु जाए, या वो बिहार आए, या वो यूपी आए, तो क्या उसके खुद उसमें पढ़ाई की हुई, जो उसने अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई की है, तो शायद उसका असर इस पे आ सकता है, या उसको कवर करने के लिए सरकार ने क्या बैकअप प्लान किया है। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे लगता है कि सरकार से क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए। बट यस, 5th क्लास तक आपका जो है रीजनल लैंग्वेज में, या जो भी आपका लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो, मदर टंग, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। और इंग्लिश जो है एज अ कंपलसरी कोई वो नहीं है कि आपको बोलना ही बोलना है, इट्स अ सब्जेक्ट, आप उसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे। और उसमें ये लिखा हुआ है कि मतलब ये स्कूल के ऊपर है, जितना वो लागू करा पाए। लेकिन ये एक एडवाइजरी है, एक ऊपर से एक पॉलिसी में एक एडवाइजरी टाइप का दिया है कि भी कंपलसरी नहीं है, आप करवा पाओ तो ठीक है, नहीं करवा पाओ भी तो भी ठीक है, ताकि उसके वजह से काफ़ी बच्चे प्रेशर में आ जाते थे। तो अभी जो थॉट है वो है स्किल्स के ऊपर, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, एनालिटिक्स के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम बेस्ड है। तो ये इसका निष्कर्ष है।
और साथ ही साथ एक और अच्छी बात जो मैंने पढ़ी और समझी कि अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस जो पहले मना कर दिए थे फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस को आने के लिए, या आप कह सकते हो उन्होंने लगाए नहीं थे बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, अब उनको बोल दिया कि आप आके लगा सकते हो यहाँ पे कैंपस। तो ये भी एक चीज़ है कि आप बाहर के लोगों को लुभा रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल लेवल का कुछ आ सकता है तो वो भी आए और हमारे बच्चों को यहाँ पे उसमें भी एक्सपोजर मिले। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं। दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लेके आए हैं, उनके लिए फंड रेज कर रहे हैं कि उनको भी हेल्प हो सके, उनको भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सके, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा इस तरीके से सोचा है सरकार ने। तो अगर मैं कुल मिला के बोलूँ तो इस एजुकेशन सिस्टम में वो हर बात है जो होनी चाहिए। 2-4 चीज़ें हैं जो कंसर्न की बात करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब इसके ऊपर सवाल आएंगे, डिस्कशन होगा, तो और क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, बिकॉज इट्स अ नोटिफिकेशन, इट्स अ पॉलिसी नोटिफिकेशन। इसके बाद और भी क्लैरिटी आएगी। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि टीचर्स के लिए क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी कर दी गई हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।